वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और इंटरनेशनली आपको कहाँ निवेश करना चाहिए इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइज़र, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तन, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बहुत सारे लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है इंटरनेशनली निवेश करने के नुस्खे, उन्हें जानने होते हैं। तो आज उसी पर आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात या सवाल, विदेशी बाजार में जो निवेश आप करेंगे ये आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, या आपको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जब आप पूरी तरह से स्ट्रांग है अपने कोर पोर्टफोलियो में, अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, उसके बाद कुछ तड़का चाहते हैं, टैक्टिकल पोजीशंस चाहते हैं, तब आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करना चाहिए। क्या ये सही रणनीति है या इसमें तब्दीली? कविता जी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इंडिया में निवेश कर रहे हैं, इंडिया इज एक्सपेक्टेड कि वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। तो यहाँ पर जितना रिटर्न्स आप लोकल बाजारों में निकाल पाएंगे और जितनी समझ आपको लोकल बाजारों की रहेगी उतनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की नहीं रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए कि क्या आप अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाए हैं। क्या आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग-अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, इन सब में क्या आपने थोड़ा-थोड़ा पैसा निवेश किया हुआ है? अगर ये आपने किया हुआ है तो आपको डेफिनिटली एक 10% जितना एक्सपोज़र मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में ले सकते हैं। पर देखिए, इंटरनेशनल इक्विटीज़ की जभी भी बात करें कविता जी, हमें ये समझना है कि ब्रॉडली आप ग्लोबल मार्केट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। तो एक है डेवलपिंग मार्केट्स और एक है डेवलप्ड मार्केट्स। तो देखिए, डेवलपिंग मार्केट्स में तो इंडिया ऑलरेडी है और इंडिया से बेहतर विकल्प कहीं और है नहीं निवेश करने के लिए। तो जब आप डेवलपिंग मार्केट्स की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका 80-90% पैसा इक्विटी से रिलेटेड जो है वो आप इंडिया में ही रखिए। उससे आपको जो डेवलपिंग इकोनॉमी में जो एक्सपोज़र चाहिए वो अच्छा खासा इंडिया से ही मिल जाएगा, आपको बाहर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, तो आप देखिए जापान को 30 साल लगे न्यू हाई बनाने के लिए। यूरोप का भी अगर आप पिछले 2 महीने का मार्केट परफॉर्मेंस निकाल दें, तो यूरोप का एवरेज रिटर्न 4 या 5% है सीएजीआर पिछले 3 से 5 साल में। और अगर आप यूएस की भी इन्वेस्टमेंट्स देखें, तो अगर मैं इस कैलेंडर ईयर की बात करूँ, तो इस कैलेंडर ईयर में एस&पी 500 ने जितना भी रिटर्न निकाला है, उसका 95% रिटर्न सिर्फ 6 स्टॉक्स से निकले और वो 6 स्टॉक्स भी टेक स्टॉक्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक थीमेटिक प्ले लेना चाहिए। ऐसी थीम्स में निवेश कीजिए जहाँ पर या जिसका एक्सपोज़र आप इंडिया में नहीं ले सकते। जैसे अगर आप यूएस में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ की टेक कंपनीज़ बहुत बड़े स्केल पे और बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ अलग-अलग सेक्टर्स में वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ईवी प्ले करना है तो आप चाइना देख सकते हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है बैटरीज़ का एंड वगैरह-वगैरह। तो अगर आप इंटरनेशनल प्ले करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको एक थीमेटिक अप्रोच लेना चाहिए। प्लेन ब्लैंकेट किसी भी एक इंडेक्स में पैसा लगाकर शायद आपको जो जिस तरीके का एडिशन चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में प्लेन ब्लैंकेट किसी भी एक रैंडम फंड में डालकर नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा कोर पोर्टफोलियो के तहत डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऐसे बाज़ार, जैसे कि यूएस जैसे बाज़ार, और टैक्टिकल के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है या जिसके पास उतनी रिस्क एपेटाइट हो, उनके लिए कोई ख़ास बाज़ार, और उसके क्या ट्रिगर्स और फंडामेंटल्स जिसके तहत निवेश किया जाए, ये बताएँ? अ, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस समय पे 2 मार्केट्स में आप शायद देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले चाइना, ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रा कॉल है और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आज कन्विंस्ड है ये करने के लिए, पर मेरे 2 रीज़न्स हैं स्पेसिफिकली। अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी में देखें, आज भी चाइना का एमएससीआई और दूसरे इंटरनेशनल इंडाइसेस पे वेट बहुत ज़्यादा है इंडिया से। तो ना चाहते हुए भी बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स, ईटीएफ्स चाइना में पैसा लगाते हैं। तो वहाँ पर जो फंड फ्लो आने वाला है, वो तो कंटिन्यूअसली आने वाला है जब तक ये एमएससीआई और फिट जैसे जो इंडाइसेस है या इंडाइस मेकर्स है, वो
इनके वेट्स कम नहीं करते। और उसके सामने ही 2 चीज़ें चाइना में हो रही है। चाइना में आज इक्विटीज़ काफ़ी एक अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं इंडिया के सामने। ऑफ कोर्स इंडिया की पोज़ीशनिंग काफ़ी अलग है और इसीलिए इंडिया थोड़ा-सा एक्सपेंसिव रहेगा। पर चाइना अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफ़ी सस्ते में आज ट्रेड हो रहा है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ही कैटेगोरिकली वहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए मेहनत कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी 2 या 3 बार रेट कट कर चुके पिछले 1 साल में। बैंक्स को उन्होंने पुश कर दिया है कि उनको आगे जाकर लेंड करना है। उन्होंने ऑटोमोबाइल मेकर्स को पुश किया है कि गाड़ियों का दाम सस्ते में कीजिए कि ज़्यादा कंज़म्पशन बढ़े। तो वो फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। रियल एस्टेट को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन वैल्यूएशंस पे अगर आपको एक्सपोज़र लेना है तो आप थोड़ा-सा पैसा चाइना में डेफ़िनिटली डाल सकते हैं 5 साल के व्यू से। और दूसरा आप अगर शायद चाइना से कंफर्टेबल नहीं है फॉर व्हाटएवर रीज़न तो आप यूएस में एक्सपोज़र ले सकते हैं। आई एम नॉट वेरी कीन कि आप यूरोपियन बाज़ारों में या जापान में या कहीं पर लें। ऐसा नहीं है कि उन बाज़ारों में रिकवरी नहीं आएगी या रिटर्न्स नहीं निकलेंगे, पर उन बाज़ारों को ट्रैक करना अ, उतना आसान नहीं है इंडिया में बैठकर और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है कि आप उन बाज़ारों में एक्सपोज़र ले सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा पैसा चाइना और यूएस में आप डेफ़िनेटली लगा सकते हैं अगर टेक्निकल बेट की बात कर रहे हैं तो। कीर्तन, एक और सवाल इस पूरे मुद्दे पर, उसके बाद आगे बढ़कर दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे शो में। आप यहाँ पर ये जो निवेश का रास्ता है वो म्यूचुअल फंड के जरिए ही सुझा रहे हैं, या आपको लगता है कि किसी में अगर रिस्क एपेटाइट है तो शायद वो डायरेक्ट निवेश भी कर सकता है डायरेक्ट इक्विटी के जरिए? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क एपेटाइट एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उन स्टॉक्स को ट्रैक कर पाएँगे या आपको कितनी जानकारी है इंटरनेशनल मार्केट्स की। तो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास उतना बैंडविड्थ है प्रोबेबली कि स्टॉक लेवल पर जाकर आप उतना एक्सपोज़र ले सकें और उस एक्सपोज़र को कंटीन्यूअसली ट्रैक कर सकें, 1। पॉइंट नंबर 2 टैक्सेशन के मामले में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक्सपोज़र लेना बहुत ही ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है वर्सेस डायरेक्ट एक्सपोज़र लेना, राइट? पॉइंट नंबर 3 आपको ये जानना है कि जब आप डायरेक्ट एक्सपोज़र लेते हैं, राइट? उन स्टॉक्स में तो टैक्स इंडिया में फाइल करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे डोमेस्टिक ऐसे फंड्स हैं कविता जी, जिसमें 25-30% एक्सपोज़र इन इंटरनेशनल स्टॉक्स में लिया जाता है। और उसके उसके बावजूद भी क्योंकि 65% एक्सपोज़र आपका डोमेस्टिक इक्विटी में होता है, आपको डोमेस्टिक टैक्सेशन का फ़ायदा होता है। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं और आप अगर डायरेक्ट एक्सपोज़र ले रहे हो और आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, आप इन डोमेस्टिक फंड्स में पैसा लगाइए जो 20-30% एक्सपोज़र इंटरनेशनल स्टॉक्स में लेते हैं। आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोज़र भी मिल जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म टैक्सेशन 10% भी हो जाएगा। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही इन्वेस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स में और आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप जितना पैसा कम पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं, उसमें फीस आपको बहुत ज़्यादा लग जाती है। करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट आपको जो लग जाते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेने में कि आप टैक्सेशन भी ज़्यादा भरेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा भरेंगे और शायद आपको ये क्लैरिटी भी नहीं है या आप उतने इक्विप भी नहीं है कि आप इंटरनेशनल बाज़ारों में रिसर्च करके कौन से स्टॉक में एक्सपोज़र लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, वो जानकारी भी रख पाएँगे। ऑलराइट, कीर्तन, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया दर्शकों को और किस सिनेरियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके लिए लेना समझदारी होगा। लेकिन अब दर्शकों के सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और मेरे साथ अब अभिजीत चौकसी, फाउंडर Stockify.in भी जुड़ गए हैं और अभिजीत और कीर्तन मिलकर जो है दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। अभिजीत, स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं लेना चाहूँगी आशीष का, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और इनका सवाल कीर्तन के पास होगा। नमस्कार आशीष, कैसे हैं आप? हाय कविता। हाय, गुड इवनिंग। एसबीआई स्मॉल कैप, एचएसबीसी का मिड कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रूफ फोकस्ड आपके पास है और जी। आप निवेश इसमें कर रहे हैं और 3.5 करोड़ चाहिए आपको 22 साल के बाद। 17.5 लाख आपकी करंट मार्केट वैल्यू है।
है ना? Yes. और 4,000 रुपये अतिरिक्त आप निवेश करना चाहेंगे। या फिर जो भी आप सजेस्ट करो उसको मीट करने के लिए। ओके। कब से आप निवेश कर रहे हैं वैसे? अब आई थिंक इनिशियली ईएलएसए से स्टार्ट था 2017 मे बी 2016-17। ऑलराइट। ग्रेजुअली आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। जी। वेरी नाइस। और अभी भी बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा लगा ये जानकर। रिटायरमेंट कॉर्पस है ये एक तरीके का? यस मैम। ऑलराइट। चलिए, कीर्तन क्या कहेंगे इनकी प्लानिंग के बारे में? आशीष जी, आपके क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो शायद आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आपको 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं आज से 22 सालों में, और आपके पास ऑलरेडी 17.5 लाख रुपए इकट्ठा किए हुए हैं, और आप तकरीबन 27,000 रुपए की एडिशनल महीने की एसआईपी कर रहे हैं। ये सब अगर डेटा पॉइंट्स को मैं जोड़ दूँ कि आपके पास 17.5 लाख ऑलरेडी है, आप हर महीना और 27,000 रुपए की एसआईपी करेंगे, और मैं ये मानकर चलूँ कि आपको शायद आज से 22 सालों में 12% का एवरेज सीएजीआर रिटर्न निकलेगा, तो आपके पास 3.5 करोड़ से बढ़कर काफी ज्यादा राशि इकट्ठा हो जाएगी। आपके पास 5.3 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपके पास आज जितना पैसा है और जितनी एसआईपी कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा पैसा आपके पास हो जाएगा। अब बात रही आपके पोर्टफोलियो की। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 4 या 5 ही फंड्स में पैसा निवेश किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। टिपिकली हम लोग देखते हैं बहुत सारे ज़्यादा फंड्स निवेशक इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 4 या 5 फंड्स सही नंबर है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, अभी आप में फंड्स तो बुरे नहीं हैं, पर अगर मैं इन पाँचों फंड्स को इकट्ठा एक पोर्टफोलियो में डालूँ, तो स्टाइल को लेकर और मार्केट कैप इन्वेस्टिंग को लेकर थोड़ी-सी सजेशंस मेरी ये है, इसकी वजह से मैं आपको एग्जिट्स और होल्ड बता रहा हूँ। पाँचों फंड्स में कोई खराबी नहीं है, पर एज़ अ पोर्टफोलियो टुगेदर इनमें से कुछ फंड्स थोड़ा काउंटर प्ले करते हैं आपके लिए। तो आप होल्ड कीजिए अपना एसबीआई स्मॉल कैप, आपका पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई फोकस्ड, ये 3 फंड होल्ड कीजिए। आप एचएसबीसी मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा से निकल जाइए, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कर दीजिए। तो एसबीआई स्मॉल कैप, पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन फंड्स में आप अपना पैसा एसआईपीज इक्वली डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा वर्सेस द करंट पोर्टफोलियो दैट यू हैव। कोई सवाल आपको पूछना है आशीष कीर्तन से? या कविता, सो एक्चुअली काफी कुछ देख के उससे आपके उससे सीखा है, एंड एक्चुअली कोटक इमर्जिंग वाइफ के प्रोफाइल में ऑलरेडी है। ओके। सो इस वजह से उसको इंक्लूड मैंने नहीं किया पहले, वो दूसरे प्रोफाइल में ऑलरेडी है। कीर्तन, कविता जी, सॉरी, बहुत वॉइस मुझे भी डिस्टर्ब। मुझे भी समझ में नहीं आया उनका सवाल। आप दोहराना चाहेंगे आशीष, अगर कोई सवाल है तो? कविता, मैं कह रहा था कि कोटक इमर्जिंग ऑलरेडी एक फैमिली मेंबर के प्रोफाइल में ऑलरेडी है, तो इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ऑलराइट। ओके, और परफेक्ट। आशीष जी, अगर कोटक इमर्जिंग ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो नथिंग लाइक इट, तो उसको होल्ड कीजिए और एचएसबीसी मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा से निकल जाइए। ऑल द बेस्ट आशीष। निशित रस्तोगी क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? Hello. हाय निशित, हाउ आर यू? Hi. I am fine. How are you? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। 25 से 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 20 से 30,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं हर महीना। 8 से 9 करोड़ का गोल है। 8 करोड़ या 9 करोड़, दोनों में 1 करोड़ का फ़र्क होता है निश्चित। हाँ, It's 9. ओके, इट्स 9 crores, गुड। 3 से 4 लाख रुपए HSBC मिड कैप में डाला है। ABSL डायरेक्ट इक्विटी फंड मेरे लार्ज कैप में डाला है आपने। मेरे टैक्स सेवर में भी SBI का फ्लेक्सी कैप भी है, और 5 लाख आपके अलग से इक्विटी में पड़े हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है। 3 से 4 लाख आपने लमसम किया है इन फंड्स में? नहीं, SIP था, तो अभी 1 साल से मैं एजुकेशन में था, तो SIP बंद कर दिया। तो अभी टोटल आपका वापस चालू इन्वेस्टेड करूंगा मैं। अमाउंट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट अभी बोल रहे हैं 4 लाख है इन फंड्स में?
वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years इन्वेस्ट हुआ है बाय SIP। ओके ओके, पांच फंड्स हैं, ठीक है। अभी निवेश को बढ़ाने के लिए कितने की SIP कर पाएंगे? सॉरी, अभी अगर आपको निवेश की कोई रणनीति बताई जाए तो कितना आप निवेश कर पाएंगे? वही 20 से 30 हजार के 20 से आसपास। 30 हज़ार ना, ठीक है, ओके, हाँ ये आपने क्या रखा है। और राइट, अभिजीत, फिलहाल जो इन्होंने पैसे डाले हैं 5 सालों में 5 फंड में, इन फंड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, सो जो इन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट करा है तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस पोर्टफोलियो, जिन्होंने HSBC मिड कैप है, आदित्य बिरला डायरेक्ट इक्विटी है, लार्ज कैप भी है। इसमें मैं इनको एक सजेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल एक स्मॉल कैप फंड भी अगर शामिल कर सके तो मे बी SBI या इन्वेस्को स्मॉल कैप। एंड उनका जो लमसम अमाउंट अभी जो एक्यूमुलेट हो रहा है इंक्लूडिंग इक्विटी पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो सिर्फ उसको वो कंपाउंडिंग अगर करे कोई बैलेंस पोर्टफोलियो में डाल के, तो उनका 25% ऑफ उनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो उससे अचीव हो जाएगा, जो कि मैं अराउंड 12-12.5% का CAGR भी पकड़ता हूँ, तो 2.25 करोड़ जितना 25 ईयर में वो अचीव कर पाएंगे। एंड जो उन्होंने बोला है कि 20 to 25,000 की SIP वो हर महीने कर सकते हैं, तो उसे भी ऐसे 30 और 10 विच इज एक मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और एक डिविडेंड या फिक्स्ड इनकम फंड में वो डाल के अगर ग्रो करे तो विद इन 25 ईयर्स वो 6.75 करोड़ जितना अचीव कर सकते हैं 25 to 27 ईयर पीरियड में। तो उनका काफी अचीवेबल है अगर वो ऐसे बैलेंस्ड फंड में, जैसे मैं सजेस्ट करूंगा उनको एक केन रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और इन्वेस्को मिड कैप एंड SBI स्मॉल कैप। तो ये 4 फंड में भी अगर वो उनकी जो एडिशनल जो इंक्रीमेंटल 25,000 की SIP है वो डिवाइड करके वो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, सो उनका जो 9 करोड़ का लॉन्ग टर्म टारगेट है वो काफी अचीवेबल है। और राइट, निशित, कोई सवाल आपने पूछना है अभिजीत से? नहीं। और राइट, ऑल द बेस्ट। मिस्टर RV मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। ओके, 40,000 का आपने निवेश किया, आप निवेश कर रहे हैं हर महीना SIP के जरिए। सर, जो फंड्स का चुनाव किया है, क्या खुद सोच समझ कर किया है या सलाह ली है किसी से? मैं सोच समझ के ही लिया हूँ अपने से। अच्छा, आपने खुद रिसर्च की है। चलिए, 50 लाख जी, आपका जो ये देख के चलिए अच्छा लगा ये जानकर, आपने कुछ सलाह समझी हमसे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये सारे फंड्स की ज़रूरत है या नहीं? लक्ष्य आपके मैं दोहरा देती हूँ, बताइएगा अगर इसमें कुछ चेंज है। 2028 तक 50 लाख और 2030 तक आपको 50 लाख, 1 करोड़ 2032 तक रिटायरमेंट के लिए। ये पर्याप्त होगा आपके लिए रिटायरमेंट पर इतना 1 करोड़? हाँ मैम। चलिए ठीक है। कीर्तन? अरविंद जी, देखिए आपके 3 गोल्स है। आप 2017 से निवेश कर रहे हैं और 40,000 महीने का SIP कर रहे हैं, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 28-30 लाख रुपए आज तक पिछले 6 सालों के निवेश में जमा कर लिए होंगे। तो अगर उन 28-30 लाख रुपए को मैं आपके गोल नंबर 1, जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए 2028 में, उसके तरफ एलोकेट कर दूं, तो उस गोल के लिए आपको नया पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। तो आज आपका जितना भी पैसा अक्यूमुलेटेड है, अगर उसी पैसे को आप ग्रो कर रहे, तो आपका 2028 में जो 50 लाख का गोल है वो मीट हो जाएगा। अब रहे आपके दूसरे 2 गोल्स, जिसमें आपको 50 लाख रुपए 2030 में चाहिए, उसके लिए आपको 39,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। पर आपको जो तीसरा गोल है, जिसमें आपको 2032 में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए एडिशनल 53,000 की SIP करनी पड़ेगी। तो आज तक आप जो कर रहे हैं अक्यूमुलेटेड पैसा और 40,000 की SIP, उससे आपके 2 गोल्स मीट हो रहे हैं, पर आपका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है 2032 में, उसके लिए आपको एक एडिशनल 53,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आप अगर इकट्ठा
₹53,000 की एसआईपी एक साथ नहीं बढ़ा सकते यहाँ से, तो आपके 40 के ऊपर 53, तो आप स्टेप अप एसआईपी कीजिए। हर साल जितनी एसआईपी आप अपनी बढ़ा पाए, उतना एसआईपी को बढ़ाइए, तो आप अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएँगे। अब आपके पोर्टफोलियो में मेरे काफ़ी सजेशंस हैं आरवी जी। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है और इनमें से काफ़ी फंड्स में मुझे ऐसा लग रहा है आपको एग्ज़िट करना चाहिए। तो एग्ज़िट्स में होगा एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी, डीएसपी मिड कैप, यूटीआई एमएनसी फंड, यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स और एबीएसएल प्योर वैल्यू। इन फंड्स में से आप निकल जाइए। तो आप होल्ड क्या करेंगे? आप आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप को होल्ड करेंगे और आप 2 और फंड्स ऐड कर सकते हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप। तो आपके पास ये करने के बाद 5 फंड्स रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। 3 आपके एक्जिस्टिंग और 2 जो मैंने आपके नए नए कहे और बाकी 5 फंड्स मैंने आपको जो कहे वो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करने चाहिए। चलिए, कोई सवाल आपको पूछना है कीर्तन से? ऑलराइट, मेरे ख्याल से अगले सवाल पर चलें उससे पहले जल्दी से रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अभिजीत, आपके निवेश के गुरु मंत्र बताइए। राइट, तो आज मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि मैंने बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंस में देखा है कि जो एक ओल्डर जनरेशन है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए जनरली तो क्या रियल एस्टेट या कोई लैंड ऐसा पोर्टफोलियो छोड़ के जाता है, राइट। बट बेयरली आपने देखा होगा कि कोई इक्विटी या एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करके वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाए। तो मैं ये एनकरेज करना चाहूंगा सभी को कि जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो या फिर विल प्लानिंग कर रहे हो तो एक इक्विटी को भी जगह देनी चाहिए और इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक्स का इक्विटी पोर्टफोलियो या फिर क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी एज अ विल में छोड़ने का मैं सुझाव दूंगा और एनकरेज करूंगा सभी को। कीर्तन? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, लोगों को डिसबिलीफ हो रहा है कि इस रैली में दम है या नहीं, और इसीलिए चैटर ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि क्या आपको आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एसआईपीस को स्टॉप कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है मार्केट प्रिडिक्शन की। आपको नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर या नीचे जाएगा। तो 2 सलाह है। सबसे पहले तो अपनी एसआईपी स्टॉप मत कीजिए या फंड्स में से एग्जिट मत कीजिए मार्केट टाइम करने के चक्कर में, क्योंकि जब आप मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं आपको 2 बार सही होना है। आज जब आप अपना फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, और दूसरा जब आप वापस जाना चाहेंगे, राइट? आप मान लीजिए आज फंड्स बेच भी देंगे और मार्केट थोड़ा-सा नीचे भी आ रहा है और थोड़ा-सा नीचे जाएगा, इस चक्कर में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और रैली छूट जाएगी हाथ से। तो प्लीज़ आप अपने गोल के नज़दीक हो, तब पैसा निकालें और उसे गोल के लिए यूज़ कीजिए, मार्केट टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। अगला सवाल लेते हैं झटपट। धनंजय मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। धनंजय, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। अपना सवाल आपने हमें भेजा। 7,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं 4 फंड में, और बहुत बढ़िया बात यह है कि आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में लक्ष्य को विभाजित किया हुआ है। 4 साल का आपका छोटी अवधि का लक्ष्य है 20 लाख का, और 15 साल का एक लंबी अवधि का लक्ष्य है 5 करोड़ का। निवेश को बढ़ाने को लेकर कोई सलाह होगी तो बढ़ा पाएंगे क्या? यस मैम, यस डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अभिजीत, बताइए। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपके फंड के पोर्टफोलियो को देखा तो उसमें मुझे आपके शॉर्ट टर्म जो गोल है 10 लाख का, जो नेक्स्ट आपको 4 साल में अचीव करना है। जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात आती है तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में भी मैं 5 to 7 इयर्स का एक मिनिमम गोल रखने को सजेस्ट करूंगा। बट अगर आपका 4 इयर्स का ये जो गोल है तो उसमें अगर आप एडिशनल टू 7,000 जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें और एक 4,000 की एसआईपी आप जोड़ सकते हो,
जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कैन रोबेको या फिर एसबीआई मिड कैप फंड, अगर आप उसमें जोड़ सकते हो तो आपकी टोटल एसआईपी फिर 11,000 की हो जाएगी। और वो फिर 4 या 5 साल के पीरियड के लिए अगर आप करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है 10 लाख का वो अचीवेबल है। एंड फिर आपने जो लॉन्ग टर्म गोल जो है आपका 5 करोड़ का, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ग्रेजुअली इस एसआईपी के अलावा जो 11,000 की है एसआईपी, उसके अलावा एक एटलीस्ट 60 to 65,000 की एसआईपी स्टैगर्ड मैनर में, मतलब धीरे धीरे आपको ऐड करनी चाहिए। एंड अगर 15 या 20 साल का आपका जो टेन्योर है, तो अगर आप ये एडिशनल अमाउंट ऐड कर पाते हो धीरे जी। धीरे, तो डेफिनेटली आपका जो 5 करोड़ का टारगेट है वो अचीवेबल है। चलिए। और जो मिक्स ऑफ फंड्स में मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी या डिविडेंड फंड इसमें शामिल कर सकते हो। ऑलराइट अभिजीत, धन्यवाद आपका, और कीर्तन आपका भी समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया।